नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मनोविज्ञान में बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। साथियों, आप सभी को याद है कि 27-28 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है और उस पेपर के लिए साइकोलॉजी में जो कि आपके 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हमको टारगेट 30 प्रश्न का रखना है और उसी से संदर्भित ध्यान में रखते हुए 20 प्रश्न मैं आज की क्लास में आपको कराने वाला हूं। टॉप प्रश्न है, A1 प्रश्न है साथियों। बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न सीधे छपने को मिलने वाले हैं। रीट लेवल 1 और चाहे लेवल 2 के हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। आप एक बार क्लास को पूरा देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को देख के जाना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसी वीडियो है, कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता है वर्तमान समय में पैटर्न को चेंज कर दिया गया है और लैंग्वेज पर आधारित, समझ पर आधारित क्वेश्चंस आपकी मनोविज्ञान में अब पूछे जाने वाले हैं। पिछली यकीन ना हो तो पिछली जो पात्रता परीक्षा हुई थी 2021 में, 2022 में, उन प्रश्न पत्रों को उठा के देखना किससे संदर्भ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे साथियों। क्लास को पूरा देखना। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो आपको शुरू से लेकर के अंत तक क्लास को देखना पड़ेगा। हर एक बिंदु को, हर एक पहलू को, हर एक टॉपिक को क्लियर करके चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होते हैं दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली क्लास का पहला ही प्रश्न अपना रहेगा। इससे पहले भी हम काफ़ी सारी क्लासें ले चुके हैं। रोजाना 6 बजे आपको लाइव की तरह ही प्रीमियर पर क्लास रहती है, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने रहेगा। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। ये आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। मैंने बोला था कि अब जो वर्तमान समय में जो पैटर्न है ना, वो बदल चुका है और लैंग्वेज पर आधारित, आपके समझ पर आधारित प्रश्न वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है साथियों। 20 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 15 प्लस प्रश्न अगर आप कर रहे हो ना, ईमानदारी से पूरा देखना और एक एक बिंदु को मिला के चलना। एक एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप के चलना और लास्ट में आपका फीडबैक देके जरूर जाना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और जो साथी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लास्ट समय जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए और अभ्यास आपको अपने इस चैनल पर इतना करा दिया जाएगा कि आपका हर एक प्रश्न गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, देखिए प्रश्न बता रहा है कि आपकी कोई भी विषय वस्तु हो, उसको आप अगर नए छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? शानदार प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। उपयुक्त विकल्प आपको चयन करके कमेंट बॉक्स में छापना है। सर्जनात्मक वृद्धि के लिए, विद्यार्थी के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए या अपचारी बालक के लिए? देखिए, आपके जो साइकोलॉजी में एक टॉपिक है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। सृजनात्मक बालक, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उस टॉपिक में से ये प्रश्न पूछा गया है और उस टॉपिक में से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको विषय वस्तु को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वो होता है आपके धीमी गति के अधिगमकर्ता वाले विद्यार्थी। भाई, जो विद्यार्थी धीमी गति से सीखता है उसको अपन उदाहरण देकर के सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले वो उन चीज़ों को जानता है, उन चीज़ों से उसको क्या करना पड़ेगा, परिचित कराना पड़ेगा। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रह रहा है? राइट आंसर हो जाए। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ पर चयन करेंगे ना, वो सभी सही रहेंगे। सीधा प्रश्न छपेगा दोस्तों, आने वाला है। बस आपको ध्यान से देखना है, समझ के चलना है। जिस विद्यार्थी ने समझ के साथ धैर्य उसके अंदर है, वो सफलता प्राप्त कर लेगा। पैटर्न को जो विद्यार्थी फॉलो कर लेगा वो सफलता प्राप्त करता है दोस्तों। असफल होने का कारण क्या होता है? अधिकतर विद्यार्थी चीज़ों को देखते नहीं है, चीज़ों को क्लियर नहीं करते। जब तक आप विषय वस्तु को क्लियर नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सिलेबस को देखो, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, किस टॉपिक से प्रश्न उठ रहा है, उस टॉपिक को क्लियर करो, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये चीज़ें देखो, तब जाके विद्यार्थी सफल होता है। आपने सुना होगा कि कोई थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है, फिर सेकेंड ग्रेड में भी हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाता है।
अरे क्यों होता है? वो विद्यार्थी पैटर्न फॉलो करता है। साथियों ध्यान रखना, हमने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया है, आपको भी यही है पैटर्न फॉलो करके अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखो प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि अपनों को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राप्त दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का ये दृष्टिकोण क्या कहलाता है? देखिए आत्म संप्रत्यय वाला टॉपिक आता है जिसमें आपके एक प्रश्न आता है। देखिए मैंने आपकी कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपके उन विषय वस्तुओं से प्रश्न, उन विषय वस्तु, उस टॉपिक की विषय वस्तु से प्रश्न लाऊंगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है, और ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है। तो आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है तो आपको जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जो साथी चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। रोजाना शाम को 6 बजे साइकोलॉजी की क्लास मिलेगी। सुबह आपके मैं राजस्थान जीके जिसमें एसएसटी वाले विद्यार्थी, L1 में EPS वाले विद्यार्थी उसको देख लेना। बहुत शानदार क्लासें रहती हैं, बस आपको ईमानदारी से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, व्यक्तिगत है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, सामवेगिक है। देखिए लास्ट समय जितना हो सके उतना अभ्यास कर लेना। 5 सेकंड का समय रहेगा। हर प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों अंतर्निर्भर। बिल्कुल सही है, अंतर्निर्भर होगा। किस विकल्प में है? विकल्प नंबर सी में है सर। तो सी को क्या कर देंगे? पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, कमेंट करते चलिए। स्व मूल्यांकन क्लासें रहने वाली हैं। देखिए यहाँ से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप 20 में से 15 प्रश्न कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में है दोस्तों। और 15 से नीचे अगर आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए आपकी परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने अभी बताया था। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया है। पहले प्रश्न को पढ़ो। लोग अपना वोट या मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की हैं। इस आधार पर अभिवृत्ति का यह कौन सा घटक है? अभिवृत्ति में से प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक है क्या, भावात्मक है या व्यवहारात्मक है या सामाजिक है? बताओ। देखिए ये उसकी किसके भावनाओं पर आधारित दिखा रहा है। किसके पर? भावनाओं पर आधारित दिखा रहा है। तो ऑफिशियल बात है दोस्तों, भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वहाँ भावात्मक के आपका पहलू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई? भावात्मक। अब भावात्मक कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है गुरुजी, तो बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए पूरे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि अब पैटर्न के अनुसार कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रतिभाशाली बालक है पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? इस नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बालक से प्रश्न पूछा जाता है, मैंने हमेशा बता दिया आपको। एक टॉपिक आता है आपका आरटी वाला, उसमें से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे प्रश्न कराने वाला हूँ आरटी से संबंधित। देखो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता लागू नहीं होती है। क्या जल्दबाजी करता है, अपने अनुसार स्वयं आगे बढ़ता है, अनभिज्ञता रहता है या कुशल होने का जुनून होता है? देखिए आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल करता है। जो विद्यार्थी अच्छा जानता है तो वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, स्वयं के अनुसार भी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अनभिज्ञता ही इसका लागू नहीं होगा दोस्तों। क्यों? अनभिज्ञता होगा तो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा ही नहीं। और कुशल होने का जुनून यानी कि आपको जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला जो बालक होता है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। तो अनभिज्ञता इस विकल्प का से विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया है। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार, देखिए बहुकारक सिद्धांत पिछली वीडियो में मैंने बताया था, किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के काफ़ी सारे सिद्धांत साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो, कई सारे सिद्धांत। अब देखिए आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हैं साथियों। 1-2 प्रश्न आएंगे जो कि आपके अर्ध विद्यार्थियों को ये प्रश्न आते हैं। प्रश्न वो पढ़ो
जो परीक्षा में पूछा जाए, और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। कठिनाई वाले जो प्रश्न, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो विद्यार्थी करके आएगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म या विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह क्या कहलाता है? बताओ। स्तर, श्रेणी, क्षेत्र, गति। कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, जो विद्यार्थी स्तर वाला होगा वही इन चीज़ों को करके आ गया, तो स्तर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अब्राहम मैस्लो का एक सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा में, जिसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है और इसको आपको पढ़ लेना है। इसकी सारी जो भी चीज़ें दे रखी हैं उसको पढ़ के जाना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, देख लेना। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता क्या है? देखिए, आवश्यकता पर एक विशेष इसमें पूछा है कि उच्चतम, एक उच्चतम होती है, एक मॉडरेट होती है, एक निम्नतम होती है। उच्चतम एक आवश्यकता कौन सी है वो आपसे पूछा है कि सम्मान है क्या, संज्ञानात्मक है, आत्मसिद्धि है या संबंधन है। देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जब आत्मसिद्धि तक पहुंच जाता है तो वो आत्मसिद्धि वाला जो ऑप्शन होता है वो उसका उच्चतम माना जाता है। क्या माना जाता है? उच्चतम माना जाता है। तो आत्मसिद्धि इस विकल्प का क्या, इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों, सी विकल्प में है, तो सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? देखिए, जैविक प्रेरक नहीं है ये पूछा है। ये भी सीनियर सेकेंडरी जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। भूख अंतर्नोद, प्यास अंतर्नोद, लैंगिक अंतर्नोद और जिज्ञासा अंतर्नोद। ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको भागना नहीं है साथियों, सामना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैविक प्रेरक कौन सा नहीं है ये आपसे प्रश्न ने पूछा है, तो वो आ जाएगा आपका जिज्ञासा। कौन सा आएगा दोस्तों? जिज्ञासा अंतर्नोद आपका जैविक प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है, डी विकल्प में है, तो डी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अब देखो, आपके आरटी से प्रश्न आ गया और आरटी से आपका एक प्रश्न छपेगा, 100% छपेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों का जो अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जिसको हम शॉर्ट में आरटी 2009 बोलते हैं, किस दिन लागू हुआ था? यहाँ से प्रश्न बनता है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित ये प्रश्न आता है। बच्चों के अधिकार का जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था, ये प्रश्न ने पूछा है। 5 सेकंड का समय, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में छाप दीजिए। बताओ भाई। तो ये हुआ था 1 अप्रैल को, और अप्रैल कौन सा? 2010 में। 1 अप्रैल 2010 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में है गुरुजी, तो डी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 में कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी की नियमावली बना सकता है? ये भी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी धारा है जिसमें अपना अपना जो आरटी नियमावली हर एक राज्य बना सकता है? क्या धारा 37 है, 36 है, 35 है, 38 है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। वो आ जाएगी आपकी धारा 38। कौन सी आएगी? धारा 38 आएगी। डी विकल्प में है, तो डी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब बताओ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पढ़ो, उसके बाद राइट आंसर बताओ कि राजस्थान में जो आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा की पूरी करने पर दिए जाने वाला जो प्रमाण पत्र का जो आधार होता है वो कौन सा आधार होता है? देखिए, एक जब अपन विद्यालय में अपन किसी भी विद्यार्थी को शुरू से लेकर के अंत तक जब अपन लास्ट में उसको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो वो अपन देंगे अंतिम जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, अंतिम योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर ही उसको अपन क्या करेंगे भाई, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो जो आ जाएगा आपका अंतिम योगात्मक मूल्यांकन ए विकल्प में है, ए सही रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? बताओ। कथन निष्कर्ष वाले सूची, फर्स्ट सूची, सेकंड को मिलाने वाले प्रश्न अब पूछे जाएंगे आपको। प्रश्न कह रहा है कि जो आरटी 2009 हुई थी उसके तहत कौन सा कथन सही है? देखिए, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। देखिए, फीस तो बिल्कुल प्रतिबंध है दोस्तों। गवर्नमेंट ने बिल्कुल निःशुल्क किया है, तो फिर फीस का तो यहाँ पर नाम आना ही नहीं चाहिए।
स्कूल प्रवेश के लिए क्या स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, तो कथन मतलब एक भी गलत है और दो भी गलत है। अब विकल्पों की ओर जाओ, ना एक सही है ना ही दो ही सही है, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहेंगे। सी को पकड़ के क्या कर दो दोस्तों, लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, आरटी 2009 अधिनियम की कितनी धाराएं हैं बताओ। ये भी आपके थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, कितनी धाराएं हैं, कमेंट करके बताइए। तो वो आ जाएंगी आपकी 29 दोस्तों। कितनी? 29 बी विकल्प में है गुरुजी, बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होते हैं बताओ। आरटी के जो प्रावधान होते हैं, जो राज्य में सबसे जो नोडल अकादमिक प्राधिकारी बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, वो कौन होता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाएगा दोस्तों SCERT या फिर SIERT इसको कहा जाता है, जिसका मुख्यालय आपके उदयपुर में देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। देखिए असत्य कथन पूछ रहा है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपका थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। पहला तो एक ही संस्था के भीतर होता है जो आपका औपचारिक शिक्षा है, बिल्कुल संस्था के भीतर होता है, और अनौपचारिक संस्था है वो अनौपचारिक जो शिक्षा है वो संस्था के बाहर होता है। बिल्कुल सही है। देखिए आपकी जो औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला समयबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। देखिए आप जब विद्यालय में आते हो तो अभी जैसे वर्तमान में 10 से 4 बजे का समय है, तो ये समयबद्ध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जिसको हम कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। पहला संगठित है जबकि दूसरा असंगठित है। बताओ पहला संगठित होता है क्या? बिल्कुल सही है गुरुजी, पहला संगठित होता है और दूसरा असंगठित होता है। लेकिन पहला असंगठित ये गलत हो जाएगा साथियों, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए बे से बिल्कुल सही है, डी विकल्प गलत है तो डी को राइट कर देंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है भाई, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? अरे इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, सीधा परीक्षा में छपेगा, ध्यान रख लेना। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, राजीव गांधी, दादा भाई नेहरू, जाकिर हुसैन। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना। राइट आंसर बता दीजिए, तो वो हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम शिक्षा का अधिकार दिया था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक के क्रम से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है? आपने बाल विकास एक टॉपिक है आपके इसमें मनोविज्ञान में, और बाल विकास के टॉपिक में बाल विकास के सिद्धांत नाम से भी एक बिंदु दे रखा है। अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा, सिलेबस सबसे पहली प्राथमिकता होती है। बहुत से विद्यार्थियों को सिलेबस का पता नहीं रहता और ऐसे ही लगे अब तैयारी करने, ऐसे सिलेक्शन होंगे क्या भाई? पहले सिलेबस को देखो। सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है बाल विकास के सिद्धांत, और हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है इससे बाल विकास के सिद्धांत से। ये प्रश्न कह रहा है कि जब बालक जन्म के समय पहले तो रोता है, बिल्कुल स्वाभाविक क्रिया, रोना चाहिए और रोएगा, उसमें फिर बाद में फिर विभेदीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और बालक धीरे धीरे करके शब्दों की शब्दावली को भी प्राप्त कर लेता है। तो वो सिद्धांत कौन सा है? क्या विकास का आनुवांशिक और वातावरण का सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं है गुरुजी। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर, बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसित हो रहा है इस कथन के अनुसार, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास पूर्वानुमानित इस सिद्धांत को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये भी इसका नहीं होगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बताओ। आप बोलोगे कि सर ऐसे प्रश्नों से इसमें तो पढ़ने में समय लगेगा। अरे लगेगा भाई, तभी तो हर चीज़ समय मांगती है, और जिस विद्यार्थी ने समय देना सीख लिया, जिस विद्यार्थी ने धैर्य रखना सीख लिया, वो विद्यार्थी सफल होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई। देखो एक आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं ब्रॉन फेरब्रेनर,
और इस ब्रॉन पेयर ब्रेनर का एक सिद्धांत आता है। यहाँ से प्रश्न लगभग आपकी जो 21 वाली और 22 वाली जो परीक्षा हुई हैं उनमें से लगभग पूछा गया है। इससे पहले वाली परीक्षाओं में इस सिद्धांत से प्रश्न पूछा नहीं जाता था। ध्यान रखना, 2 परीक्षाएं हुई हैं आपकी पात्रता, उसमें इस सिद्धांत से प्रश्न पूछा और हो सकता है आने वाली जो आपकी 27-28 फरवरी में जो एग्जाम है उसमें इस सिद्धांत से प्रश्न पूछ ले। तो जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहा है ना, ध्यानपूर्वक देख रहा है, सुन लो, ब्रॉन पेयर ब्रेनर के जो सिद्धांत है ना उसको देख के चले जाना, एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि ब्रॉन पेयर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार है, संगी साथी है, विद्यालय, पास पड़ोस, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वो कौन सा है? देखिए, इसने इसमें 5 पहलू होते हैं। इसमें एक तो सूक्ष्म तंत्र होता है, मध्य तंत्र होता है, बही तंत्र होता है, बृहद तंत्र होता है। ऐसे 4 से 5 उन्होंने एक सिद्धांत में कुछ पक्ष रखे थे। अब उसमें भी आपके जीवन से संबंधित जो जुड़े हुए पक्षों को उसमें बांटा है। अब एक पक्ष इसमें यही कह रहा है कि जो विद्यार्थी उसमें पर्याप्त समय लेता है परिवार के साथ, संगी साथियों के साथ, विद्यालय के साथ, आस पड़ोस के साथ, तो वो कौन सा बिंदु है? तो वो बिंदु आता है आपका सूक्ष्म तंत्र। कौन सा आता है दोस्तों? सूक्ष्म तंत्र आता है। ए विकल्प रहेगा। दोस्तों ध्यान दे लेना, ब्रॉन पेयर ब्रेनर के सिद्धांत को पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण उदाहरण नहीं है? देखो, नहीं पूछा है व्यक्तित्व आकलन की। समाज मिति, साइक्लोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPI। प्रश्न सीधा छपेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो। व्यक्तित्व आकलन की परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण आपके MMPI नहीं है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? देखो, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम नाम का एक टॉपिक आता है, 2 से 3 प्रश्न आपके छपेंगे। यहाँ से 3 प्लस प्रश्न नहीं रहेंगे, 1 से 3 के बीच में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी 1 प्रश्न बन जाता है, कभी कभी 2 भी पूछ लेता है, कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। अधिगम के सिद्धांतों से पूछेगा, अधिगम की परिभाषाओं से पूछ सकता है, अधिगम के कारक से पूछ सकता है और अधिगम के सिद्धांत में उसकी विशेषताएं उनसे पूछ सकता है। अब यहाँ से प्रश्न विशेषता से पूछा है। देखो, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम उद्देश्य, जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। अधिगम क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया ही तो होती है, जिसमें काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, बिल्कुल है, और ये पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन करती है, बिल्कुल सही है। अपन नई नई चीज़ें सीखते हैं, वो अधिगम ही होता है, ठीक है ना। और पुरानी चीज़ों को अपन अपडेट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाला परिवर्तन अधिगम कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। देखिए, थकान, परिपक्वता से सीखे जाने वाला जो होता है वो अधिगम लंबे समय तक नहीं रहता, और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस भी साथी ने डी विकल्प का यहाँ चयन किया वो सभी सही रहने वाले हैं। दोस्तों, ये थे आपकी क्लास के आज टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि मनोविज्ञान में बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से हैं। 20 प्रश्न है, बहुत ही शानदार जबरदस्त लेवल के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अगर आप ईमानदारी से पूरा देखा हो तो आप कमेंट करके बताना कितने प्रश्न सही किए हैं। क्लास अच्छी लगी हो एक लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, जो साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।